नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो नियम है, मतलब जो कानून हैं, जो पूरे समाज को चलाते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं? तो आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है और लॉ के हर स्टूडेंट के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कानून के इस दिलचस्प सफर को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि ये कानून आता कहाँ से है? क्या ये बस यूं ही कहीं से आ जाता है या कोई इसे बनाता है? असल में इसका जवाब हमें ले जाता है कानून के अलग-अलग स्रोतों की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। आज की हमारी पूरी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाज यानी कस्टम की, फिर आएंगे विधान मतलब लेजिस्लेशन पर, उसके बाद देखेंगे न्यायिक निर्णय यानी प्रेसिडेंट को, और आखिर में कुछ दूसरे सोर्सेज पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए, तो हमारा पहला पड़ाव है रिवाज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कस्टम। ये कानून का सबसे पुराना और शायद सबसे नेचुरल सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये इसे किसी संसद या राजा ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो सीधे समाज की आदतों और प्रथाओं से पैदा हुआ है। तो ये कस्टम है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सोशल बिहेवियर है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है कि लोग उसे अब एक नियम की तरह, एक बाइंडिंग फोर्स की तरह मानने लगे हैं। सोचिए, ये उस जमाने से है जब कोई पार्लियामेंट या कोर्ट्स हुआ ही नहीं करती थी। एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुए हैं सामंड, उन्होंने क्या खूब कहा है, जो स्थान राज्य के लिए कानून का है वही स्थान समाज के लिए रिवाज का है। मतलब एक लाइन में उन्होंने कस्टम की पूरी इंपॉर्टेंस बता दी। अच्छा, अब ये जो रिवाज हैं ये भी कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं लीगल कस्टम्स जिन्हें अदालतें मानती हैं, कुछ कन्वेंशनल होते हैं जो आपसी सहमति से बनते हैं, कुछ जनरल कस्टम्स होते हैं जो पूरे देश में माने जाते हैं, तो कुछ लोकल कस्टम्स किसी खास इलाके या किसी कम्युनिटी तक ही लिमिटेड रहते हैं। लेकिन क्या हर रिवाज कानून बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कस्टम को आप कह सकते हैं लॉ का दर्जा पाने के लिए कुछ टेस्ट्स पास करने पड़ते हैं, कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कि वो रिवाज बहुत पुराना होना चाहिए, मतलब एंटिक्विटी, उसका पालन लगातार बिना किसी रोक टोक के होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूटी, वो एकदम क्लियर और सर्टेन होना चाहिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी, वो रीजनेबल भी होना चाहिए। ये जो रेक्विजिट्स है ना, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लीगल एग्जाम्स में ये सवाल ऑलमोस्ट ऑलवेज पूछा जाता है। और हाँ, इन शर्तों को याद रखने के लिए एक छोटी सी मेमोरी टिप है, CARCCC। C से कंटिन्यूअस, A से एंशिएंट, R से रीजनेबल और फिर C से सर्टेन, कन्फर्मिटी और कंपल्सरी। आसान है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कानून के दूसरे और आज की दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्स पर, और वो है विधान यानी लेजिस्लेशन। ये वो कानून है जो समाज में धीरे धीरे पैदा नहीं होता, बल्कि जिसे देश की सबसे बड़ी पावर, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट, सोच समझकर बनाती है। तो देखिए, जहां कस्टम धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप होता है, वहीं लेजिस्लेशन को एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत बनाया जाता है, लागू किया जाता है। ये लिखा हुआ होता है, क्लियर होता है और एकदम ऑफिशियल होता है। लेजिस्लेशन भी मोटे तौर पर दो तरह का होता है। पहला है सुप्रीम लेजिस्लेशन, जो सीधे पार्लियामेंट बनाती है और इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और दूसरा है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंट अपनी पावर, कह सकते हैं, डेलीगेट कर देती है दूसरी अथॉरिटीज को, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बनाए हुए नियम। अब क्योंकि कानून शब्दों से बनता है, तो कई बार उसके मतलब को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे में कोर्ट्स ये कैसे डिसाइड करती हैं कि कानून का असली मतलब क्या है? इसके लिए वो इस्तेमाल करती हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का। जैसे कभी वो शब्दों का बिल्कुल सीधा सीधा मतलब देखती हैं, जिसे कहते हैं लिटरल रूल, या फिर वो ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि इस कानून को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, जिसे कहते हैं मिसचीफ रूल। कानून को सही से लागू करने के लिए ये नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब हम आ गए हैं कानून के तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स पर, न्यायिक निर्णय यानी प्रेसिडेंट। इसको जज मेड लॉ भी कहते हैं। नाम से ही साफ है, ये वो कानून है जो जजों के फैसलों से बनता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई कोर्ट किसी केस में कोई फैसला सुनाती है, तो वो फैसला आने वाले समय में वैसे ही मामलों के लिए एक रूल, एक गाइड बन जाता है। जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, उन्हें अपने से ऊपर की कोर्ट्स के फैसलों को मानना ही पड़ता है। जैसा कि कीटन ने कहा है, न्यायिक मिसाल जजों द्वारा बनाया गया और अदालतों द्वारा घोषित किया गया कानून है। इससे ये साफ पता चलता है कि जज सिर्फ कानून को इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि कई बार कानून बनाते भी हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसी भी कोर्ट के फैसले के दो हिस्से होते हैं,
पहला, जैसा कि स्क्रीन पर बाईं तरफ है, रेशियो डिसिडेंडी। ये फैसले का वो कोर लीगल प्रिंसिपल है जिसके आधार पर केस का फैसला हुआ। यही हिस्सा फ्यूचर केसेस के लिए बाइंडिंग होता है। और दूसरा है ऑबिटर डिक्टा, मतलब जज की कही हुई कुछ एक्स्ट्रा बातें। ये इंटरेस्टिंग हो सकती हैं लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं होती। प्रेसिडेंट का ये जो पूरा सिस्टम है, ये स्टेरे डेसिसिस नाम के एक डॉक्ट्रीन पे टिका है। लैटिन में इसका मतलब है जो तय हो चुका है उस पर कायम रहो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कानून में एक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहे, लोगों को पता हो कि भाई कानून क्या है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुराने फैसले पत्थर की लकीर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये स्लाइड दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओवर रूलिंग की पावर है, मतलब वो अपने ही पुराने फैसले को पलट सकती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है आर्टिकल 21। पहले ए.के. गोपालन केस में इसकी बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन की गई थी, लेकिन कई सालों बाद मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को ओवररूल कर दिया और आर्टिकल 21 के दायरे को बहुत बड़ा बना दिया। तो हमने कस्टम, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट, ये 3 मेन सोर्सेस तो देख लिए हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और सोर्सेस हैं जो कानून को एक मॉरल और एथिकल बेस देते हैं। इतिहास में अगर हम देखें तो धर्म और कानून अक्सर एक ही सिक्के के 2 पहलू रहे हैं। भारत में आज भी इसका असर दिखता है, खास तौर पे पर्सनल लॉज में। शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, इन सब मामलों से जुड़े कानून आज भी काफी हद तक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं, चाहे वो हिंदू धर्मशास्त्र हो, मुस्लिम शरीयत हो या ईसाई कैनोन लॉ। और आखिर में आता है साम्य, यानी इक्विटी। आप इसे कानून की अंतरात्मा कह सकते हैं। कभी कभी कोई सख्त कानून किसी सिचुएशन में इनजस्टिस कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में इक्विटी के प्रिंसिपल्स जस्टिस और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए सामने आते हैं। तो हमने कानून के सभी जरूरी स्रोतों का ये सफर पूरा कर लिया है। चलिए अब फटाफट इन सभी मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ, आखिर में एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल भी है। ये स्लाइड रिवीजन के लिए परफेक्ट है। देखिए, एक ही नज़र में सब कुछ साफ है। कस्टम समाज से आता है, लेजिस्लेशन संसद से और प्रेसिडेंट अदालतों से। रिलीजन हमें मॉरल अथॉरिटी देता है और इक्विटी वो कानून की रिजिडनेस को ठीक करती है। और अब आज का सवाल जो हमें फ्यूचर की तरफ ले जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़माने में क्या कोड या एल्गोरिदम्स को कानून का एक नया उभरता हुआ सोर्स माना जा सकता है? इस पर सोचिए।